सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के वीडियो का टॉपिक है बेस्ट मेथड्स टू रिवाइज अ सब्जेक्ट। कौन से मेथड्स होते हैं हम लोग आज के लेक्चर में देखेंगे एक एक करके। पार्ट 1 से लेके पार्ट 3 तक डिफरेंट स्टेजेस में रिवीजन का मेथड होता है। बहुत सारे स्टूडेंट का मुझे पर्सनली मैसेज भी आता है कि सर हम लोग कैसे रिवाइज करें, हम लोग रिवीजन करते हैं लेकिन वो इतना इफेक्टिव नहीं लग रहा है हमें, तो आप कुछ हेल्प करिए। या फिर हम लोग मल्टीपल सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं लेकिन उसका रिवीजन हम लोग साथ में कैसे करेंगे, तो ये हम लोग को समझ में नहीं आ रहा, तो आप थोड़ा सा हमें गाइडेंस कर दिए। तो मैंने सोचा फिर एक अच्छा पूरा वीडियो ही बना दूँ आप सभी के लिए कि क्या क्या डिफरेंट मेथड्स होते हैं रिवीजन करने के लिए, जो बहुत सारे स्टूडेंट यूज़ करते हैं और मैंने भी पर्सनली उसमें से बहुत सारे मेथड्स हैं वो यूज़ किए थे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो रिवीजन मेथड देखने से पहले हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि क्या रिवीजन करना सचमुच में इम्पॉर्टेंट है क्या। अगर इम्पॉर्टेंट है तो ही आगे वाले मेथड जो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो रिवीजन करना क्यों इतना इम्पॉर्टेंट होता है और बहुत सारे स्टूडेंट रिवीजन पे इतना इग्नोर क्यों करते हैं, और जो टॉपर्स होते हैं वो रिवीजन को इतना ज़्यादा वेटेज क्यों देते हैं, और ये शायद रिवीजन करना ही उन दोनों स्टूडेंट्स में एक डिफरेंस है वो क्रिएट करता है। तो हम सभी को पता है कि हमारा जो ब्रेन है उसमें एक सर्टन कैपेसिटी के बाद जो चीज़ें हैं वो भूल जाते हैं। हमने जो पुरानी चीज़ें होती है वो बहुत सारी जो चीज़ें होती है हमने इतने साल, अभी हम लोग ऑलमोस्ट 20 से लेकर 25 तक या फिर उससे ज़्यादा भी एज ग्रुप के जो स्टूडेंट्स हैं वो देख रहे होंगे वीडियो, तो बहुत पुरानी चीज़ें हैं वो हमारे दिमाग में याद नहीं रही थी क्योंकि शायद वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं होती हमारे लिए, या फिर हम लोग उसे बार बार दोहराते नहीं है। करेक्ट। तो अगर कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है जैसे कि आपका 10th का रिजल्ट हुआ या फिर कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन हुआ, कोई एक इम्पॉर्टेंट ट्रिप पे अगर आप गए हो घूमने के लिए, तो वो आपके लाइफ का एक बेस्ट या फिर सबसे टॉप मोस्ट एक जो इवेंट होता है वो आपके दिमाग में याद रहता है। लेकिन जो पढ़े हम लोग रोज़ रोज़ करते हैं शायद हमारे दिमाग में उतना स्टोर नहीं कर पाते, एक जो परमानेंट जो प्लेस है वो परमानेंट प्लेस है वो क्रिएट नहीं कर पाती है। तो इसलिए हमें कंटिन्यूसली उसको रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमारा ब्रेन ऐसे डेवलप होता है कि जो कोई भी चीज़ अगर इंपॉर्टेंट नहीं है वो हम धीरे धीरे करके उसको भूल जाते हैं। गाने के लिरिक्स वगैरह हम स्टूडेंट्स को और सभी लोगों को बहुत अच्छे से याद रहते हैं क्योंकि हम लोग इसे बहुत बार 50 बार 100 बार बहुत बार हम लोगों ने सुना है, और वो इतनी बार सुनने के वजह से ही हमारे दिमाग में वो परमानेंटली फिक्स हो जाता है। बहुत 10-20 साल पुराना गाना भी अगर आपने वापस से सुन लिया तो भी आपको जो लिरिक्स है वो रिकॉल हो जाएंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपने वो जो सॉन्ग है वो बहुत बार सुना है उससे पहले। करेक्ट। तो जैसे ही वो एक टाइप का रिवीजन है वो पर्टिकुलर गाने के लिए, वो लिरिक्स अंडरस्टैंड करने के लिए, सिमिलरली जो पढ़ाई का है हमें रिवीजन है वो करना पड़ेगा टू गेट गुड मार्क्स इन द एग्ज़ाम। ओके। तो हमें कंटिन्यूसली एक साइकिल के बाद उसको रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ऐसा नहीं कि अगर आपने एक बार पढ़ लिया तो आपके दिमाग में रहेगा। हाँ, 100 में से 1 या 2 स्टूडेंट का ऐसा हो सकता है कि उन्होंने सिर्फ एक बार पढ़ा और परमानेंटली उनके मेमोरी में स्टोर हो गया। लेकिन हम कॉमन स्टूडेंट के बारे में बात करेंगे जहाँ पे रिवीजन करना एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। ठीक है। तो हम लोग अभी एक एक करके मेथड्स देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले हम पार्ट 1 में डिस्कस करेंगे कि पॉपुलर मेथड कौन से हैं। सभी स्टूडेंट को शायद पता भी होगा, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप इसमें से कोई जो है वो यूटिलाइज कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग बढ़ते हैं अपने फर्स्ट रिवीजन मेथड पे। तो फर्स्ट रिवीजन मेथड इज री रीडिंग। यानी कि क्या, जैसे मैंने बताया रिवीजन का मतलब ही है कि वापस से पढ़ना। लेकिन यहाँ पे सिर्फ जो एक टेक्स्ट है, यहाँ पे मैंने अपने नोट्स का एक यहाँ पे स्क्रीनशॉट डाला है कि जहाँ पे मैंने ज़्यादा कुछ हाइलाइट्स वगैरह यहाँ पे किया नहीं है या फिर मार्किंग ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखा नहीं है। मुझे यही सबसे कम हाईलाइट किया हुआ मुझे अपने नोट्स में मिला, नहीं तो मेरे नोट्स में ऑलमोस्ट सभी जगह पे कुछ ना कुछ हाईलाइट किया या फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखा हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि सिर्फ प्लेन ऑलमोस्ट टेक्स्ट ही है, तो ये री रीडिंग का एक मेथड है कि अगर आपने नोट्स पढ़ा, शायद आपके खुद के नोट्स या फिर प्री प्रिंटेड जो अपने बुकलेट वगैरह आते हैं, वो सिर्फ आपने एक बार गो थ्रू किए, अलग से कुछ भी खुद के नोट्स नहीं बनाए या फिर उसमें कुछ भी मार्किंग वगैरह नहीं किया, तो वापस से एक बार पढ़ना यानी कि ये होता है री रीडिंग। लेकिन ये बहुत ही कम इफिशियंट होता है, यानी कि आप भूलने के चांसेस इससे भी बहुत ज़्यादा है। तो हम लोग बढ़ते हैं सेकेंड मेथड की तरफ। क्या होता है? सेकेंड मेथड होता है जो मुझे भी पर्सनली अच्छा लगता है कि हाईलाइट करना या फिर स्टार मार्क करना। तो यहाँ पे मैंने अपने मशीन्स के नोट्स का एक यहाँ पे स्क्रीनशॉट डाला हुआ है, जहाँ पे आप देख सकते हो कि हाइलाइटर के हेल्प से मैंने यहाँ पे कुछ हाईलाइट किया है। जैसे ये कुछ इनपुट पावर का ये जो फॉर्मूला या फिर जो कोई भी इक्वेशन है, इसे मैंने एक बॉक्स में डाल के रखा है, ऐसे भी आप कर सकते हो। या फिर मैंने हाईलाइट करके भी, हाईलाइट में से भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है मेरे लिए वो मैंने यहाँ पे बॉक्स में मार्क कर दिया। तो आपके अकॉर्डिंग शायद ही इंपॉर्टेंट होगा, शायद ही इंपॉर्टेंट नहीं होगा। तो जिसके अकॉर्डिंग आपने नोट्स बनाए हैं या फिर आप जो ज़्यादातर चीज़ें भूल रहे हो
उसको आप मार्क कर सकते हो या फिर उसको हाईलाइट कर सकते हो। जैसे मुझे यहाँ पे पता था कि जो नो लोड करंट होता है वो फुल लोड के ऑलमोस्ट 2 to 5% होता है, ये मुझे बहुत पहले से ही पता था और ये मेरे परमानेंट मेमोरी में स्टोर हो गया, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको हाईलाइट नहीं किया था। तो जो कोई भी चीज़ आप भूल रहे हो या फिर आपके परमानेंट मेमोरी में नहीं आ रहा है उसे आप हाईलाइट कर सकते हो, या फिर उससे रिलेटेड अगर आपने कहीं पे बहुत पहले क्वेश्चन पढ़ा है, अपने नोट्स बनाए हैं, लेकिन उसको क्वेश्चन आपने पढ़ा कि हाँ ये टॉपिक से, ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट से, फिर पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया था, तो वह पर्टिकुलर टॉपिक या फिर वो पर्टिकुलर लाइन आप हाइलाइटर से या फिर कोई भी रेड पेन से या फिर कोई भी कलरफुल पेन से मार्क कर सकते हो। मुझे पर्सनली ये कलरफुल पेन्स यूज़ करना बहुत अच्छा लगता था क्योंकि बाकी सारे नोट्स में वो हाईलाइट करके आता था, तो पढ़ने में वो मुझे रिवीजन करने में बहुत आसानी होती थी। तो ये एक मेथड है हाईलाइट करना हाइलाइटर से या फिर पेन से। तो जैसे और एक मैंने स्क्रीनशॉट यहाँ पे डाला है, तो ये इक्वेशन एमएमएफ बैलेंस इक्वेशन मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगा था वो पर्टिकुलर टाइम में, तो उसे मैंने एक बबल में ऐसा डाल के रखा था या फिर उसको हाईलाइट भी किया था और साथ में रेड पेन से यहाँ पे लिखा भी था कि एमएमएफ बैलेंस इक्वेशन। ओके, तो ये नोट्स के लिए आप हाईलाइट से वो कर सकते हो, लेकिन अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो किसी पर्टिकुलर बुकलेट से तो वहाँ पे आप स्टार मार्क कर सकते हो। तो वो कैसे कर सकते हैं हम लोग वहाँ पे देखें, ये भी एक रिवीजन का बहुत अच्छा मेथड है। तो ये मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया है बुकलेट का, जो एसएससी जेई के क्वेश्चंस का जो बुकलेट है मेरे पास, वहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट निकाला है। तो लेट अस अज्यूम कि ये मुझे क्वेश्चंस है 3.10, वो मुझे वो पर्टिकुलर टाइम पे मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि उसका वैल्यू है वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं या फिर ये क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे। तो ये यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं इसको स्टार मार्क करके यहाँ पे छोड़ दूंगा। ये सपोज मैंने क्वेश्चन 3.11 जो क्वेश्चन है ये मैंने पढ़ा, मुझे समझा भी नहीं और तो शायद मैंने अटेम्प्ट भी नहीं किया, शायद मुझे ये लेंदी लग रहा था मेरे पास वो पर्टिकुलर टाइम पे, वो मैं जो पर्टिकुलर स्लॉट में बैठा था स्टडी करने के लिए, वहाँ पे मुझे इतना टाइम नहीं कि मैं लेंदी क्वेश्चंस देखूँ, तो मैंने ये क्वेश्चंस पढ़ा भी नहीं, सिर्फ मैंने स्किप कर दिया। तो यहाँ पे मैंने कुछ भी मार्किंग नहीं किया, मतलब मुझे हार्ड लगा या फिर मुझे समझ में नहीं आया तो मैंने कुछ भी मार्किंग नहीं किया, ये अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन है। जो स्टार मार्क है वो होता है कि मैंने पढ़ा वो क्वेश्चन, मुझे अप्रोच भी नहीं समझ में आया और मुझे शायद डिफिकल्ट भी लगा कि कैसे हम लोग अप्रोच करेंगे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे स्टार मार्क कर दिया। और जो थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे आप देख सकते हो 3.12, सपोज मैंने पढ़ा, मुझे आसानी से उसका क्वेश्चन का अप्रोच समझा, कैसे उसको अप्रोच करेंगे क्वेश्चन को, फाइनल आंसर तक पहुँचेंगे। मैंने उसका फाइनल आंसर भी निकाल लिया और मैंने चेक किया तो उसका मुझे जो करेक्ट आंसर है वो मुझे मिल भी गया, तो मैंने यहाँ पे इसको टिक कर दिया। तो आप देख सकते हो 3 क्वेश्चन है, तीनों को आप डिफरेंट कैसे मार्क कर सकते हो। तो जैसे अगर आप वापस से ये क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए आओगे, अगर आपको टाइम मिला बहुत, आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है, ऐसा आपको लगा कि जो कुछ भूल गए होंगे क्वेश्चन या फिर जो कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो मुझे री अटेम्प्ट करने हैं, तो वहाँ पे आप क्या करोगे, जो टिक मार्क वाले क्वेश्चन है वो तो आप अटेम्प्ट नहीं करोगे, जो स्टार मार्क वाले क्वेश्चन है वो आप सबसे पहले जाके अटेम्प्ट करोगे, क्योंकि वो पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप स्टार्टिंग में फंसे हुए थे, तो उसका आप सोल्यूशन वगैरह चेक करोगे, नेट पे देखोगे या फिर ये बुकलेट के पीछे आप देखोगे, और ये जो स्टार मार्क क्वेश्चन है वो आप अपने रिवीजन में उसको यूटिलाइज करोगे, या फिर इसका जो अगर सॉल्यूशन है, अगर आपको फैक्चुअल डेटा उससे मिला या फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मिला तो वो जाके आप अपने नोट्स में ऐड करोगे। ओके, तो जैसे आप ये रिवीजन का भी एक मेथड है कि क्वेश्चन से आप वहाँ तक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है या फिर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वहाँ पे आप उसको अप्रोच कर सकते हो, और जो कोई भी रिमेनिंग क्वेश्चन जो कोई भी पहले अटेम्प्ट में आपने सॉल्व नहीं किया है वो भी आप यहाँ से अटेम्प्ट कर सकते हो। तो जो पहले से ही आपको बाय डिफ़ॉल्ट आता है, जो बहुत इजी क्वेश्चन है, वहाँ पे आपका टाइम है वो वेस्ट नहीं होगा। तो ये भी एक मेथड होता है रिवीजन का, जो मैंने भी पर्सनली यूज़ किया था। आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने मेरे पर्टिकुलर बुकलेट का ही यहाँ पे जो स्क्रीनशॉट है वो निकाल के यहाँ पे डाला है। उसके बाद आता है समरी या फिर शॉर्ट नोट्स बनाना। तो आप क्या कर सकते हो, अगर 2 या 3 पेज का आपके पास फुल नोट्स रेडी है, या फिर कोई भी आप कोचिंग इंस्टीट्यूट का अगर आपने स्टडी मटेरियल लिया है, तो वो टॉपिक है वो कभी कभी 3, 4, 5, 6 पेजेस का भी होता है, लेकिन आप फाइनल एग्जाम में अटेम्प्ट करने से पहले उसको रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग क्या कर सकते हो कि जैसे आपको फ्री टाइम मिलेगा तो वो पर्टिकुलर टॉपिक का या फिर वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट का आप एक समरी या फिर एक शॉर्ट नोट्स है वो बना सकते हो। कहीं भी ब्लैंक पेज या फिर कोई भी अगर एम्प्टी स्पेस वो पर्टिकुलर नोट्स में रहेगा तो भी आप वहाँ पे एक साइड में ऐसा कॉलम वगैरह बना के यहाँ पे कर सकते हो। सपोज ये ब्लैंक पेज है, यहाँ पे पूरा यहाँ पे सब नोट्स लिखा हुआ है, तो अगर आपको यहाँ पे ब्लैंक स्पेस मिला तो आप यहाँ पे एक बहुत सारे पॉइंट्स में, बुलेट पॉइंट्स में कुछ लिख सकते हो यहाँ पे बना के, या फिर आप अपने डिफरेंट वाइट पेज लेके वहाँ पे इन शॉर्ट में टॉपिक वाइज टॉपिक का नाम लिखोगे, उसका शॉर्ट में समरी लिखोगे, ये टॉपिक नंबर 1, फिर टॉपिक नंबर 2 उसका नाम लिखोगे, उसका शॉर्ट समरी लिखोगे या फिर उसका शॉर्ट नोट्स, और साइड में अगर कुछ डायग्राम वगैरह रहेगा तो आप यहाँ पे डायग्राम बना सकते हो। तो फाइनल एग्जाम से पहले आप पूरे नोट्स तो वहाँ पे पढ़ नहीं सकते, तो इसलिए यहाँ पे समरी या फिर शॉर्ट नोट्स है वो रिवीजन करने के लिए आपके बहुत काम में आएंगे। ये तभी पॉसिबल है जब एग्जाम के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम आपके पास अवेलेबल है, 2 या 3 महीना, तब आप शॉर्ट नोट्स वगैरह बना सकते हो। अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स बनाने का टाइम नहीं है
तो मेड इजी की तरफ से एक हैंडबुक भी आता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, मैकेनिकल का भी, कोई भी सब्जेक्ट आप ले सकते हो, कोई भी आपका ब्रांच हो उसके अकॉर्डिंग आपके पास अवेलेबल है। तो उसके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। मैंने भी पर्सनली यूज़ किया था। तो वो शॉर्ट नोट्स या फिर समरी, कोई भी फॉर्मूला अगर आपको रिकॉल करना है, एक बार चेक करना है, या फिर अगर आपके नोट्स में लिखा है लेकिन आपको वापस से एक बार कंफर्म करना है एक ऑथराइज सोर्स से, उसके लिए भी आप वो पर्टिकुलर बुकलेट है वो यूज़ कर सकते हो। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शॉर्ट नोट्स बनाना मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे हैंड रिटन नोट्स से ही अगर मैंने पढ़ा तो मुझे वो ज़्यादातर दिमाग में रहता है, तो इसलिए मैं खुद अपने शॉर्ट नोट्स बनाना प्रेफर करता हूँ। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आपके पास एक सफिशिएंट एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम प्रेजेंट है, तभी आप अपने शॉर्ट नोट्स है वो बना सकते हो और उसे रेफ़र कर सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ वेल नोन मेथड्स थे जो आप सभी को शायद पता होंगे। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारा पार्ट 2 विच इज़ एक्टिव रिकॉल। तो यहाँ से वीडियो आप अच्छे से बहुत इंपॉर्टेंट या केयरफुली देखना। एक्टिव रिकॉल करने का मतलब क्या होता है आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। तो एक्टिव रिकॉलिंग में क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, एक्सरसाइज योर ब्रेन बिफोर द एग्जाम। सपोज आपने एक टॉपिक पढ़ा और आप एग्जाम में चले गए, मैक्सिमम चांसेस है कि आप उसे भूल सकते हो, क्योंकि शायद आपके ब्रेन को लगेगा कि जो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक इसने पढ़ा था पहले वो शायद उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपने जो रिसेंट डेज में पढ़ा एग्जाम से बहुत थोड़े दिन पहले, 3-4 डेज पहले, वो ब्रेन को लगेगा कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। तो वो रिसेंट वाला जो पोर्शन है वो खुद याद रखने की कोशिश करेगा, और जो आपने 2 हफ्ते 3 हफ्ते या फिर 1 महीने 1.5 महीने पहले जो पढ़ा रहेगा वो आप भूल सकते हो। लेकिन आपको ब्रेन को आपको ऐसा ट्रेन करना है कि आप उसको बताना है कि नहीं, जो मैंने पहले पढ़ा था वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए हमें ब्रेन को एक्सरसाइज देनी पड़ेगी, या फिर उसको ब्रेन को एक्सरसाइज करना पड़ेगा, ताकि उसको वापस से समझ सके कि हाँ ये जो पोर्शन है ये इम्पॉर्टेंट है। आप कितना इनपुट दे रहे हो वो आप डायरेक्टली जाके एग्ज़ाम हॉल में जाके चेक नहीं करोगे कि कितना मैंने पढ़ा था, वो मुझे याद है कि नहीं। आपको एग्ज़ाम से पहले आपके ब्रेन को ट्रेन करना पड़ेगा कि देख भाई तू कितना भूल गया, तुझे कितना याद है। और यही पोर्शन होता है एक्टिव रिकॉल में। तो क्या क्या मेथड्स होते हैं एक्टिव रिकॉलिंग के, चलिए अब हम लोग देखते हैं। द फर्स्ट मेथड इज़ क्विक टेस्ट या फिर सॉल्व MCQ। क्विक टेस्ट यानी कि सपोज आपने कोई भी अगर टॉपिक पढ़ा तो उसके बाद उसके पीछे, टेक्स्ट बुक के पीछे अगर आपके कुछ सॉल्व एग्जाम्पल्स रहेंगे या फिर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहेंगे वो आप सॉल्व कर सकते हो। वो बुकलेट में नहीं है, या फिर अगर आपके नोट्स में भी सिर्फ थियरी है, कोई भी इंस्टीट्यूट के बुक में सिर्फ थियरी है, तो आप वो पर्टिकुलर टॉपिक के नेट पे जाके सर्च कर सकते हो, वो पर्टिकुलर कीवर्ड उठा के उसके आगे MCQ लिख के आप वो फाइंड आउट कर सकते हो। इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे आपको मिल जाएगी, वहाँ पे जाकर आप देख सकते हो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कैसे यूटिलाइज कर सकता है। सेम मेथड है, आप यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हो। कोई भी अगर आपने टॉपिक पढ़ा तो उसका MCQ अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो नेट पे जाके सर्च कर सकते हो और उससे एक मैप है वो जनरेट कर सकते हो। तो ये मेथड से आपको पता चलेगा कि आपने अभी जो टॉपिक पढ़ा है वो आपको सचमुच में समझ में आया है कि नहीं आया है, और आप उसको कितना रिकॉल कर पा रहे हो नहीं, विद द हेल्प ऑफ द MCQ या फिर विद द हेल्प ऑफ द शॉर्ट क्विक टेस्ट। ओके, तो ये होता है क्विक टेस्ट जो एक्टिव रिकॉलिंग का एक मेथड है। उसके बाद आता है रिवर्स इंजीनियरिंग। जो स्टूडेंट बहुत सारे ईयर से पढ़ रहे हैं, यानी कि 1-2 या फिर उससे ज़्यादा ईयर से पढ़ रहे हैं, तो उसके पास नोट्स है वो प्रिपेयर होंगे और उनके बहुत सारे प्रैक्टिस भी हो गए होंगे, उनके दिमाग में कंसेप्ट भी है वो भी फिट हो गए होंगे। तो वो पर्टिकुलर जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने डिफरेंट एग्जाम पहले भी बहुत अप्रोच किए हैं, तो वो रिवीजन करेंगे विद द हेल्प ऑफ रिवर्स इंजीनियरिंग। यानी कि क्या करोगे, आप जाके अपने पूरे जो नोट्स है वो जाके पढ़ने नहीं बैठोगे, वो रिकॉल करने के लिए नहीं बैठोगे। आप क्या करोगे, डायरेक्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे या फिर जो MCQ आपके पास अवेलेबल है या फिर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो आप उठाओगे। वहाँ पे अगर आपको कुछ भी डाउट है, अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त अगर आपको नहीं आया, तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था उसको स्टार मार्क कर लेना और वो पर्टिकुलर टॉपिक से जाके थ्योरी वापस से पढ़ लेना, क्योंकि वहाँ पे आपको लग रहा था कि मेरे दिमाग में याद है लेकिन आप वहाँ पे भूल रहे हो। तो ये पर्टिकुलर आप मेथड है वो यूज़ करोगे, रिवर्स इंजीनियरिंग मेथड, जहाँ पे आप MCQ से अपना जो थ्योरी है वो स्ट्रॉन्ग करोगे। जो न्यू कमर स्टूडेंट्स हैं, जो पिछले 6 महीने से या फिर अभी इन्होंने जब पास आउट किया, जो अभी एग्ज़ाम देने वाले फर्स्ट टाइम, उनके लिए ये मेथड नहीं है। वो उनके लिए जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आप कंसेप्ट पढ़ोगे, थियरी कवर करोगे और उसके बाद एक शॉर्ट टेस्ट है वो आप वहाँ पे परफॉर्म करोगे। ओके, तो दोनों स्टूडेंट के लिए आई होप समझ में आ गया होगा। जो बहुत सारे ईयर से प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए रिवर्स इंजीनियरिंग मेथड बेस्ट है, और जो अभी नए से स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए क्विक टेस्ट या फिर जो सॉल्व MCQ वाला मेथड इससे पहले जो मैंने बताया था वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसमें भी जो एक्टिव रिकॉलिंग वाला जो पोर्शन है वही आपको करना है, यानी कि आपके ब्रेन को कंटिन्यूसली आपको उसको चार्ज करना है, उसको एक्सरसाइज करने पर मजबूर करना है।
द लास्ट पार्ट इज एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक टू रिवीजन इज स्टार्ट फॉर्मिंग क्वेश्चंस ऑन योर ओन, यानी कि खुद से आपको जो क्वेश्चंस है वो जनरेट करने हैं। आपके दिमाग में टॉपिक पढ़ते वक्त, एमसीक्यू सॉल्व करते वक्त आपके दिमाग में खुद से एमसीक्यूज है, क्वेश्चंस है, जो क्वेश्चंस शायद एग्जाम में जाकर पूछे जा सकते हैं वो आपके दिमाग में सोचते हुए आपको आना चाहिए, या फिर वो फॉर्म होने चाहिए अपने आप से। ओके, तो कैसे आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो या फिर कैसे ये टेक्निक है वो डेवलप कर सकते हो, चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। और ये मेरी वन ऑफ द बेस्ट या फिर वन ऑफ द मेरी फेवरेट टेक्निक है जो मैं पर्सनली बहुत बार यूज़ करता था। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं उसमें क्या होता है और कैसे हम लोग उसको मास्टर कर सकते हैं। तो ये एमसीक्यू महाजेनको का 2016 का जो पेपर हुआ था असिस्टेंट इंजीनियर का, वो एग्ज़ाम का है। उससे भी रिलेटेड हम लोगों ने वीडियो बनाई, पूरा पेपर डिस्कशन किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर आपको वीडियो मिल जाएगी, वहाँ पे जाकर आप चेकआउट कर सकते हो वो वीडियो। पूरा पेपर का डिस्कशन हम लोगों ने अच्छे से किया है। ओके, तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन को कैसे यूटिलाइज करूँगा, सपोज ये मुझे क्वेश्चन मिला तो इससे मैं खुद से क्वेश्चन कैसे फॉर्म कर सकता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, द मैक्सिमम थियोरेटिकल इफिशियंसी ऑफ अ क्लास बी पुश पुल ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर इज अप्रॉक्सीमेटली। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन है बेसिकली क्लास बी एम्पलीफायर का और उसका मुझे पूछा है मैक्सिमम थियोरेटिकल इफिशियंसी कितना है। तो ये क्वेश्चन पढ़ते ही मेरे दिमाग में क्या, सपोज मुझे क्वेश्चन का आंसर पता है। ओके, सपोज इसका अज्यूम करेंगे इसका आंसर है 74.7 या फिर इसका करेक्ट आंसर है 78.6%। ओके, इसका करेक्ट आंसर एक्चुअली डी 78.6%। इसका आंसर तो मुझे मिल गया है, लेकिन इससे मेरे दिमाग में क्या क्वेश्चंस आने चाहिए। ठीक है, क्लास बी का मुझे पूछा है, अगर सपोज एग्जाम में क्लास ए का पूछा तो इसका आंसर क्या होना चाहिए। उसके साथ क्लास ए बी का पूछा तो उसका इफिशियंसी क्या होना चाहिए। उसके साथ साथ अगर क्लास सी का पूछा तो उसका इफिशियंसी क्या होना चाहिए। ओके, ये क्वेश्चंस अगर पूछे तो मुझे ये 3 क्वेश्चन मैं खुद से डेवलप किया। उसके बाद इन्होंने पूछा कि पुश पुल ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर है तो क्लास बी में टोटल कितने नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर हम लोग यूज़ करते हैं, 1 यूज़ करते हैं, 2 यूज़ करते हैं या फिर 3 यूज़ करते हैं क्लास बी के लिए। सिमिलरली क्लास बी के लिए यूज़ करते हैं, वैसे ही क्लास ए के लिए अगर पूछा उन्होंने कि नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर कितना है तो वो कितना होता है। उन्होंने अगर डीसी लोड लाइन पे उसका पोजीशनिंग पूछा या फिर जो क्यू पॉइंट होता है उसका पोजीशनिंग पूछा तो वो कहाँ पे लाई करता है ये मुझे पता है क्या। तो ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में आनी चाहिए और वो पर्टिकुलर क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने के लिए मैं नेट पे जाऊंगा या फिर मेरे जो पुराने नोट्स है जो मैंने खुद से लिखे हैं या फिर कोई भी इंस्टीट्यूट के जो नोट्स है वो मैं जाके उठाऊंगा और वहाँ पे आंसर फाइंड करने की कोशिश करूँगा। तो इससे क्वेश्चन में मुझे एक क्वेश्चन मिला वो पर्टिकुलर एग्जाम से, लेकिन उससे मेरे दिमाग में मल्टीपल क्वेश्चन है वो खुद ब खुद जनरेट होने चाहिए। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इससे सॉल्यूशन ढूंढते वक्त मुझे ये चार्ट है वो मिला तो ये चार्ट मैं अपने कॉपी में नोट डाउन करूँगा। तो यहाँ पे मुझे क्लास ए का, क्लास ए बी का, क्लास बी का, क्लास सी का सभी आंसर मिला। तो यहाँ पे मैं खुद से भी क्वेश्चन है वो डेवलप कर सकता हूँ या फिर ये चार्ट मुझे प्रोवाइड कर दिया किसी बुकलेट के आंसर की में। ओके, क्वेश्चन पूछा, उनका बुकलेट का आंसर की है, वहाँ पे उन्होंने चार्ट प्रोवाइड किया है तो मुझे डायरेक्टली इसका आंसर मिला 78.5%। यहाँ पे मैं छोड़ूंगा नहीं, यहाँ पे मैं देखूंगा फिर भाई क्लास सी का कितना है, क्लास ए बी का कितना है, क्लास ए का कितना है, इसके साथ साथ और क्या क्या क्वेश्चन जनरेट होते हैं। तो जितने यहाँ पे ब्लॉक्स है ना, ये 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4 5, यानी कि यहाँ से टोटल 4 क्रॉस 5 मेरे टोटल 20 क्वेश्चन है वो जनरेट हो गए यहाँ पे। करेक्ट, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन खुद ब खुद बनाते आना चाहिए कि अगर मुझे पूछा कि नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर यूज़ कितना होता है इन क्लास ए बी एम्पलीफायर में या फिर क्लास सी एम्पलीफायर में, या फिर उसका ऑपरेटिंग साइकिल कैसा होता है, कितना टाइम ड्यूरेशन के लिए उसको कंडक्ट कर सकते हैं, उसका पोजीशनिंग क्या होता है क्यू पॉइंट का, ये सारी चीज़ें आपको खुद ब खुद डेवलप करते आना चाहिए और खुद को ही क्वेश्चन पूछो और एक एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि स्टूडेंट कहाँ पे मिस्टेक कर सकता है और कहाँ पे उसको कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है। वैसे ही क्वेश्चन आप खुद से जनरेट करने की ट्राई करो या फिर आपको भी पता होगा कि मैं कहाँ पे कंफ्यूज हो रहा हूँ या फिर कहाँ पे मैं मिस कर रहा हूँ। तो वो सारी चीज़ें आप खुद से क्वेश्चन करोगे और उसके आंसर फाइंड आउट करोगे, तभी जाके आपका जो रिवीजन है वो एक अलग लेवल पे जाएगा। एंड सबसे आखिर में आपको एक एग्जांपल के साथ भी बता देता हूँ कि आपको कैसे अप्रोच कर सकते हो। सपोज आपको क्वेश्चन मिला RL लोड का, तो आप ऐसे सोच सकते हो कि RL लोड की जगह पे अगर R लोड हुआ तो क्या हो सकता है, यहाँ पे अगर RC लोड हुआ तो क्या हो सकता है, अगर RLE लोड हुआ तो क्या हो सकता है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की क्वेश्चन में आपको मिल सकता है। ओके, या फिर ऐसे आप कॉम्बिनेशन है वो बना सकते हैं, सिर्फ L लोड हुआ तो क्या होगा, सिर्फ कैपेसिटिव लोड हुआ तो क्या होगा, ऐसे आप टाइप के क्वेश्चन है वो बना सकते हो और उसके आंसर है वो फाइंड आउट कर सकते हो। सिमिलरली अगर आपको हाफ वेव रेक्टिफायर का पूछा तो आप उसके साथ साथ फुल वेव रेक्टिफायर का अगर पूछा, उन्होंने इफिशियंसी वगैरह पूछा या फिर कितने नंबर ऑफ डायोड यूज़ होते हैं, उसका पीक इन्वर्स वोल्टेज क्या होता है, तो हाफ वेव के साथ आप फुल वेव का भी देखोगे।
अगर सिंगल फेज का पूछा तो उसके साथ आप 3 फेज का भी देखोगे, 3 फेज का पूछा तो सिंगल फेज का भी देखोगे। इससे ही आप खुद को ही क्वेश्चन करना स्टार्ट करोगे। तो सपोज आपको स्टार डेल्टा स्टार्टर से आपको क्वेश्चन पूछा तो DOL से उसका क्या आंसर आ सकता है, ऑटो ट्रांसफॉर्मर से उसका क्या आंसर आ सकता है, यह भी आप देख सकते हो। अगर आपको नॉर्टन थ्योरम से क्वेश्चन पूछा या फिर नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करने के लिए पूछा तो आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो उसका थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगा, उसका थेवेनिन से सॉल्व करेंगे तो सेम आंसर आता है कि नहीं, यह भी आप क्रॉस चेक वेरीफाई कर सकते हो। उसके साथ साथ अगर आपको पावर कंजम्पशन इन डेल्टा कनेक्टेड लोड पूछा तो डेल्टा के साथ साथ अगर वहाँ पे स्टार कनेक्टेड होता तो वहाँ पे उसका आंसर कैसे आ सकता था, पावर में कुछ चेंजेस हो सकते थे कि नहीं हो सकते थे, ऐसे भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर आपको सीरीज रेजोनेंस का क्वेश्चन आया तो उसके साथ साथ आप पैरेलल रेजोनेंस का भी जो क्वेश्चन है वो आप अटेम्प्ट कर सकते हो कि ये सर्किट अगर सीरीज में दिया है तो पैरेलल में इसका आंसर क्या आ सकता था। अगर यहाँ पे करंट मिनिमम है तो यहाँ पे करंट मैक्सिमम है वो कितना आ सकता था। अगर सीरीज में बैंडविड्थ इतना पूछा है तो पैरेलल में बैंडविड्थ है वो कितना आ सकता है। ऐसे ही आप डिफरेंट अप्रोच से खुद को ही क्वेश्चन जनरेट कर सकते हो और यही मेथड से आपकी रिवीजन की जो स्ट्रेटेजी है वो आप सुपर बिल्डअप कर सकते हो। ओके, तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। कुछ भी अगर आपको डाउट है, कोई भी अगर बेस्ट मेथड लगा तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर से मेंशन कर देना। अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक कर देना। अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो जरूर से शेयर करना जिनको रिवीजन करने में प्रॉब्लम हो रही है। और ऐसे ही नए ट्रिक्स और टेक्निक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आपके पर्सनली भी अगर कुछ डाउट है, आपके माइंड में भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे अप्रोच करे, कैसे सॉल्व करे, ये जो प्रॉब्लम है इसको कैसे सॉल्यूशन तक पहुँचे, तो आप हमें नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो। वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम से हम लोग वीडियो बनाने की ज़रूर से कोशिश करेंगे। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।